हेलो स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर के लिए होगी, जिसमें आपके पेपर का नाम है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो जैसा कि इस आपके सिलेबस के बारे में डॉक्टर रविंद्र सर ने पहले ही डिस्क्राइब किया हुआ है, स्पेशली मैं इस पेपर में एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाऊँगा और एनिमल फिजियोलॉजी में आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पे आने से पहले सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन, जैसा कि आप जानते हैं कि लिविंग बीइंग जो होते हैं वो ओपन सिस्टम की तरह से बिहेव करते हैं। और ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपने इन्वायरमेंट से मटेरियल का एक्सचेंज करता है, यानी कि ये अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं मटेरियल के एक्सचेंज के लिए। तो सभी लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो हमने बताया कि ओपन सिस्टम की तरह से बिहेव करते हैं और वो मटेरियल के एक्सचेंज के लिए अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इसमें जो एनर्जी के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो या तो डायरेक्टली सनलाइट से प्राप्त करते हैं या वो और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी के लिए दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो न्यूट्रिशन के आधार पे हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें पहली कैटेगरी हो गई कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स और दूसरी कैटेगरी हो गई हेटेरोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करती हैं, जिसमें बेसिकली हेक्सो शुगर होता है, C6H12O6। इस शुगर की सिंथेसिस जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जिसमें बेसिकली प्लांट्स होते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में इस सिंपल शुगर की सिंथेसिस करते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें
एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स। और दूसरी कैटेगरी हमने बताई हेटेरोट्रॉफ्स की। तो हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद फूड मटेरियल की सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं और इसके लिए वो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पे, छोटे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इसमें एग्जाम्पल हो गया एनिमल्स। तो एनिमल्स के बारे में हमने बताया कि ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं और ये खुद फूड मटेरियल के सिंथेसिस करने में कैपेबल नहीं होते। फिर हेटेरोट्रॉफ्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। पहली कैटेगरी हो गई होलोजोइक और दूसरी कैटेगरी हो गई सैप्रोजोइक। अब होलोजोइक और सैप्रोजोइक को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें एनिमल फूड मटेरियल का इंटेक करता है, फूड मटेरियल को इंगल्फ करता है। अगर फूड मटेरियल छोटा है तो उसको वो डायरेक्टली इंटेक कर लेता है और अगर वो बहुत लार्ज साइज का है तो उसको पार्ट्स में वो इंटेक करता है। तो इसमें प्रोटोजोन्स से लेकर के हायर एनिमल्स तक आते हैं। हायर एनिमल्स तो इसमें फूड मटेरियल का जो इंटेक होता है वो डायरेक्टली किया जाता है। दूसरी कैटेगरी है सैप्रोजोइक की। सैप्रोजोइक में क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, जैसे कुछ प्रोटोजोन्स, जिसमें एक एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना का। इसमें सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन भी होता है और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है। तो सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन यूग्लिना में उस कंडीशन में होता है कि जब बहुत काफ़ी समय तक लाइट की प्रेजेंस नहीं होती, प्रोलॉन्ग डार्कनेस की कंडीशन में इसमें सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और इस कंडीशन में एनिमल अपने सराउंडिंग्स में प्रेजेंट जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उस पे अपने बॉडी सरफेस के थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है और उसका डाइजेशन आउटसाइड बॉडी होता है और डाइजेशन के बाद वो अपने जनरल बॉडी सरफेस से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने बताया कि इसमें फूड मटेरियल का इंटेक किया जाता है, जिसमें अगर यूनिसेलुलर एनिमल है, जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, यूनिसेलुलर एनिमल में अमीबा का न्यूक्लियस हो गया इसका, ये साइटोप्लाज्म। तो इसके बॉडी के संपर्क में जब कोई फूड मटेरियल आता है तो ये सूडोपोडियल एक्टिविटी के थ्रू इसके चारों तरफ एक इस तरह से कप लाइक डिप्रेशन का फॉर्मेशन करता है और फाइनली
इसके दो सूडोपोडिया के जो दोनों एंड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से ज्वाइन कर लेते हैं और फाइनली क्या होता है कि ये फूड मटेरियल इसके बॉडी में इंटर कर जाता है और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? फूड वैक्यूल कहलाती है, फूड वैक्यूल। और अब इस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम जिसमें हाइड्रोलेजेज होते हैं डिफरेंट कैटेगरी के, प्रोटियोजेज, लाइकोजेज वगैरह, तो ये एंजाइम्स रिस्पेक्टिव फूड मटेरियल का डाइजेशन करते हैं। अगर प्रोटीन है तो उसका डाइजेशन प्रोटियोजेज के थ्रू होगा, फैट है तो उसका डाइजेशन लाइपेजेज के थ्रू होगा, कार्बोहाइड्रेट है तो उसका डाइजेशन कार्बोहाइड्रेजेज के थ्रू होगा। फिर हमने बताया कि सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन में जो कंडीशन होती है इससे थोड़ा सा डिफरेंट होती है। जैसे ये युगलीना हो गया, तो इसके केस में क्या होता है कि इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट एनिमल और प्लांट ओरिजिन के जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होते हैं उस पे ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करता है और फूड मटेरियल का डाइजेशन इसके बॉडी के बाहर होगा। और जब ये सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है या सिंपलर फॉर्म में आ जाता है तो इसको, इस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ये अपने जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दो कैटेगरी हो गई। अब हम बात करते हैं, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि डाइजेशन है क्या। डाइजेशन है क्या? डाइजेशन में क्या होता है कि एनिमल और प्लांट ओरिजिन के जो कॉम्प्लेक्स या इनसॉल्युबल फूड मटेरियल होते हैं उसको एनिमल सबसे पहले सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसके थ्रू आसानी से उसका एब्जॉर्प्शन एनिमल के सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में हो जाता है। सो वी कैन डिफाइन डाइजेशन एज फॉलो। डाइजेशन is a phenomenon in which complex and insoluble food materials are converted into simpler and soluble forms so that they can easily
absorbed in the protoplasm of the cell. This is the definition of digestion. तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड मटेरियल को सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से वो आसानी से एनिमल के सेल के प्रोटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अगेंस्ट ग्लूकोज और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं, जैसा विटामिन बी और सी, ये वाटर सॉल्युबल होती हैं और ये डायरेक्टली एनिमल के प्रोटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर अब हम देखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स के जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि सिंपलर और कॉम्प्लेक्स एनिमल में डाइजेशन कैसे होता है। तो जो सबसे सिंपलर एनिमल्स होते हैं, जैसे प्रोटोजोन्स, तो प्रोटोजोन्स और कुछ मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जैसे पोरीफर्स के केस में डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में फूड मटेरियल का डाइजेशन विद इन द सेल होता है। ये सेल हो गए और इस सेल के अंदर जो फूड मटेरियल होगा, फूड मटेरियल के चारों तरफ एक वैक्यूल होगा। इस वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि हाइड्रोलेजेज पोर कर दिए जाते हैं और फूड मटेरियल यहाँ पे सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट होने के बाद ये सेल के प्रोटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं और रेजिडुअल मैटर जो होता है वो उसका जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू इसका इजेशन हो जाता है। ये रेजिडुअल मैटर हो गया, रेमिनेंट्स फूड मटेरियल। ये फिनोमेनन क्या कहलाती है? इजेशन कहलाती है। इसके अगेंस्ट जो कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं, यानी कि एबव फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा से एनिमल किंगडम में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की शुरुआत होती है। और आप जैसा कि आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि सिलेंट्रेट्स के केस में एक सेंट्रल बॉडी कैविटी पाई जाती है। इस बॉडी कैविटी को सिलेंट्रॉन बोलते हैं, सिलेंटेरॉन। सिलेंट्रॉन में फूड मटेरियल्स का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है और हमने बताया कि एनिमल किंगडम में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की जो शुरुआत है वो सबसे पहले फाइलम सिलेंट्रेटा से शुरू हुई। तो ये जो सिलेंट्रॉन है इसमें फूड मटेरियल का डाइजेशन भी होता है। इस वजह से इस कैविटी को सिलेंट्रॉन के अलावा सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी इसको बोलते हैं। फिर जैसे जैसे एनिमल किंगडम में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, उसी के अकॉर्डिंग
जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए ल्यूमेन होती है वो भी और एडवांस होती चली गई। तो मैमल्स के केस में फूड मटेरियल के डाइजेशन के लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं। और फूड मटेरियल के डाइजेशन के लिए इस सिस्टम के साथ में उसकी वाल में और वाल के अलावा कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करती हैं। तो ह्यूमन बीइंग के केस में एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? माउथ कहलाता है। माउथ बक्कल कैविटी में ओपन होता है। बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी में कुछ और स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जैसे जा हो गया, अपर जा ये हो गया और ये लोअर जा हो गया। और जा की जो बोन होती है उसके सॉकेट में टीथ पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द मैमल्स के केस में। और इसके फ्लोर पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको टंग बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर टंग कहलाती है। टंग। फिर पीछे के साइड में बक्कल कैविटी एक स्पेसियस चैम्बर में ओपन होती है, इसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ओइसोफेगस कहलाती है। ओइसोफेगस। ओइसोफेगस फाइनली एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन होता है, और ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो स्टमक कहलाती है। स्टमक में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, कार्डियक स्टमक, और ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया स्टमक का, और ये जो डिस्टल पार्ट होता है इसको पाइलोरिक स्टमक बोलते हैं। पाइलोरिक। और पाइलोरिक स्टमक जो होगा वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। डिओडेनम, जो कि एक यू शेप्ड ट्यूब होती है, और इसके कर्वेचर में यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैंक्रियाज कहलाती है। ये मिक्स ग्लैंड है। ये एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड है। पैंक्रियाज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं: डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। जब आप इसको बाहर से देखेंगे तो इसमें इस टाइप का कोई डिमार्केशन नहीं दिखाई देता, डिओडेनम को छोड़ करके। जेजुनम और इलियम के केस में जब आप इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो वहाँ पे कुछ हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस दोनों के केस में पाए जाते हैं। तो इसमें 3 पार्ट्स हो गए: डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर इलियम जहाँ पे समाप्त होती है, यहाँ पे यहीं से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। सीकम, ये थोड़ा सा स्पेसियस चैम्बर होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ये रिड्यूस्ड होता है, और जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके केस में सीकम काफ़ी लार्ज साइज का होता है, और ये सेलुलोज के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट्स ऑल। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।